हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जितने छात्र 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ एक हिंदी का एक वायरल पेपर जो 24 फरवरी को हिंदी में 100% आपका पेपर आने वाला है। यदि आप क्लास 10th में हो और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मेरी गारंटी आपका 70 में 70 नंबर आपका कवर होने वाला है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक करना, क्योंकि इस वीडियो में 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूं और आपका 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न भी कराने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही वायरल पेपर है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए अनुक्रमांक यहाँ पर नाम आपको भरना होगा और देखिए 801 HD पेपर कोड है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये पेपर आपका पेपर जरूर बोर्ड में आने वाला है। 2025 का है, हिंदी का एक पेपर है। समय आपको कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनटों को समय मिलने वाला है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बोर्ड के रिलेटेड ही वीडियो लाता रहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर नोट प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस पेपर को अंत तक देखने के बाद आपका देखो रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कवर होने वाले हैं। यह प्रश्न पत्र खंड आ खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर ओमार शीट पर आपको पत्र पर देना है आपको, और काले और नीले पेन का ही केवल प्रयोग करना है। आगे यहाँ पर देखिए खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल ओमार शीट पर उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। ओमार उत्तर पत्र देने के लिए प्रसाद काटे था इरेजर का बिल्कुल प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, मतलब जो प्रश्नों के अंक हैं वो सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला है। पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। और देखिए यहाँ पर खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ करें, क्योंकि समय आपका कम है, इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और देखिए प्रथम प्रश्न को आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय आपको बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। अब यहाँ से 20 बहुविकल्पी शुरू होने वाले हैं। इससे पहले लाइक एक जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक का कोई रुपया नहीं लगता, इसलिए लाइक जरूर कर दें। कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न है। अब यहाँ पर पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने आ रहा है। क्या है बहुविकल्पी प्रश्न? आपको सही करेक्ट आंसर चुनना है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। मतलब जो हिंदी के हैं श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार कौन है, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार कौन है? रामचंद्र शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। मतलब महादेवी वर्मा द्वारा रेखा चित्र कौन सा है? जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, अतीत के चलचित्र। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा, प्रश्न का तीसरा कह रहा कि कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जय शंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट देखो, रचनाएं सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप क्वेश्चन बहुत ही वायरल है, इसलिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। कोणार्क के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, जगदीश माथुर। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अगे मोहन राकेश। तो चलो चांद पर चलें किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, जयप्रकाश भारती। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि तूफानों के बीच की रचना विधा है। तूफानों के बीच रचना विधा है, कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, रिपोर्टाज है। तो तूफानों के बीच किसकी क्या है? तूफानों के बीच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, रिपोर्टाज। देखो यहाँ पे 1 नंबर का निर्धारित प्रश्न है, तो 1 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज। तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? रिपोर्टाज। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि केशव दास किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, रीतिकाल के, या भक्त काल के, या आधुनिक काल के? तो केशव दास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 7वां कह रहा कि भात भारती के रचनाकार हैं मैथिली गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मक्खना चतुर्वेदी, सूरदास। तो भात भारती के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, मैथिली शरण गुप्त क्या है? भारत भारती के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न संख्या 8वां का कि भारतेंद्र युग
की समय अवधि है सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, सन 1800 से 1868 से 19 ईस्वी तक, सन 1919 से 1936 ईस्वी तक, सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, 1868 से 1919 ईस्वी तक, मतलब क्या है आपका भारतीय नियुक्त की समय अवधि होती है। प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या आपका 9 कहना कि सुमंतानंद पंथ की रचना नहीं है। ग्राम्य, स्वर्णधूल, कमायनी, युगांत। देखो ग्राम्य, स्वर्णधूल और युगांत क्या है? ये सुमंतानंद पंथ की हैं। लेकिन जो कमायनी, कौन सी? कमायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। सुमंतानंद पंथ की रचना नहीं, कौन सी है? नहीं, कमायनी नहीं है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 10वां करा कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। तो रीत मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? तो रीत मुक्त काव्यधारा का कौन है? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, केशवदास। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? केशवदास। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 11वां कह रहा है कि हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्तियों में कौन प्रयुक्त रस है? रस कौन? वीर रस है, हास रस है, करुण रस है, रोंद रस है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला हो जाएगा, करुण रस है। क्या इसमें करुण रस की बात हो रही, तो करुण रस हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि 12वां कह रहा है कि ज्यों आँखिन सब देखिए आँखिन न देखी जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्यों आँखिन सब देखी आँखिन न देखी जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 13वां कह रहा कि सोठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। 11-13 मात्राएं, 11-13 मात्राएं, 11-11 मात्राएं, इनमें से कोई नहीं। तो सोठा छंद के पहले और एवं तीसरे चरण में कौन सी कितनी कितनी मात्रा होती हैं? 11-11 मात्रा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक देखना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 14 करा कि सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सु, सा, सुग, गम। तो सुगम शब्द में प्रयुक्त शब्द, देखो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के आगे लग जाना ही उपसर्ग कहलाता है। तो अब इसमें गम के आगे क्या लग गया? गम के आगे लग गया सु, तो यानी कि उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 15 का है कि नवरत्न में समास है क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। तो नवरत्न में समास कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, द्विगु समास। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला क्या है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धरा, भू, वसुधा, वसु, प्रसून। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, प्रसून। प्रसून क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 17वां कह रहा कि त्वम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या है? त्वम शब्द में विभक्ति में वचन। देखो इनको याद कर लेना, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए इनको जरूर याद कर लेना। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 8वां क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 4, 8, 2, 5। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 8 हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 19वां कह रहा कि कर्तवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। तो कर्तवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, क्योंकि कर्ता के द्वारा ही क्रिया की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 20वां करा कि जिनकी अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हुए पद कहलाते हैं। विकारी पद, प्रत्यपद, अविकारी पद, अविपद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकारी पद। जिनके अलग अलग वाक्य मिलते हुए क्या कहलाते हैं? विकारी पद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अब यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न अब यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है। वर्णात्मक प्रश्न पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कह रहा है जो गद्यांश दिया है और नीचे जो प्रश्न दिए उनके आपको इसी गद्यांश के आधार पर उत्तर देना। अब कह रहा है कि उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप कैसे लिख पाओगे? देखो इसको कैसे लिखना है, आपको इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है। जब इसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, अब एक किस पार्ट से लिएगा इसको आपको दिमाग में लगाना कि कौन किस पार्ट। देखो मैं अभी यहाँ पर बता दूंगा तो आप नहीं कर यहाँ तो बता दिया, लेकिन पेपर में कौन बताएगा? इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो इसको क्या करना, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है
और पढ़कर इसके नीचे जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं उनको आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल अवस्था को अतुलता से दूर हटा जाए, उन्हें अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती हैं, वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। ये आपके क्या है, ये एलोरा और अजंता की गुफा है, उसी पाठ से आपका ये लिया गया है। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके प्रश्नों के नीचे दिया है, इनके आपको उत्तर देना है। 6 नंबर का रहने वाला है। लेखक ने वर्तमान काल को सुधारे का काल क्यों कहा है, रेखांत अंशों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से 3 दूनी 6 आपका 6 नंबर मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। अब अथवा का मौका, अथवा का मतलब है मान लो ऊपर वाला नहीं पता, टफ फंस गया, कठिन फंस गया, तब क्या करोगे, तब आपका अथवा का मतलब होता है नीचे वाला भी कर सकते हो। दो में से आपको एक करना है। अब जैसे नीचे आ गया आपका ईर्ष्या, अब ईर्ष्या के नामक पाठ से आपको सीधे पता चलेगा कि ईर्ष्या नामक पाठ से लिया गया है। आपको क्या करना है, इसका अच्छे से फिलअप करना। जैसे क्वेश्चन 3 दिए, इनको 3 प्रश्नों के उत्तर देना आपको अच्छे से, और आपका 6 नंबर इसमें भी कवर हो जाएगा। तो देखो कितना सरल पेपर से आपका आ गया, किससे, इससे नामक तू मन से, मेरी मन से ना गई, इसी पार्ट से आपका लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, दूसरा करा कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए देना आपको। अब इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है पहले। मैं ही ना चरहूँ गाई, सिघने गौल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो ना पता है पूछ बलवंत अपनी सुह दिखाई, यह सुनिमाई जसोदा गौल गारी देती सिरसाई, मैं पठवत अपने लड़िका को आवे मन बहराई, शूर श्याम मेरी अति बालक माताएं श्रृंगाई। यानी कि आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पर, सूरदास जी नामक पाठ से आपका, सूरदास जो लेखक कवि हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है कन्हैया जी का। कन्हैया जी के बारे में वर्णन करना है कि बाल जब छोटे थे वो गाय कैसे चराने जाते थे और ये कैसे क्या क्या काम करते थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ 3 प्रश्न के उत्तर देना आपको अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पद्यांश, इसको तय जरूर कर लेना। अथवा का मौका ऊपर वाला अगर कठिन है तो कर लेना, नीचे वाला कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला ही सरल है तो आप ऊपर वाला ही करना है इसमें से। अब देखिए इसके बाद आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है, तीसरा यहाँ से स्टार्ट होता है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर आधारित सही हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 नंबर आपको मिलेगा। विश्व श्रेष्ठ ईश्वर एक अति भारतीय संस्कृति मूलम, मतलब विश्व में ईश्वर एक भारतीय संस्कृत में ही स्थित है, विश्व की श्रेष्ठ ईश्वर। तो इस प्रकार से आपका इसमें बताया गया है। तो भारतीय संस्कृत नामक पाठ से आपका लिया गया है, जो आपका इसमें अच्छे से आपको पढ़ना है, इसका अच्छे से इसका एक्सप्लेन करना है, और आपका गद्यांश और आपका संदर्भ इसमें लिखना है, आपका 5 नंबर मिलेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल है, इसलिए इनको भी तैयार कर लेना है। भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है और इसका अच्छे से वर्णन कर देना है। अथवा का मौका चंद्रशेखर से, आप ऊपर वाला नहीं कर पाते तो नीचे वाला करना, 2 में से आपको एक करना है, तो एक ही करना, 2 नहीं करने हैं। अब इसके बाद आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चौथा, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 2 + 3 5 नंबर आपको मिलेगा। अब हिंदी अनुवाद करना है, पद्यांश का आ गया है, तो अगर आपने क्लास में पढ़ाई की होगी तभी तो आप कर पाओगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका दोनों आपको अच्छे से कर लेना है। अगला बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न पर क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपके जो जिले में आपको पढ़ाएगा हो, उस जिले का जो आपका हो, जो क्लास में आपका पढ़ाएगा हो आपका काव्य खंड काव्य, उनमें से आपको क्या करना, चरित्र चित्रण तैयार करना, क्योंकि बोर्ड में ना चरित्र चित्रण ही पूछता है, इसलिए आपको सिर्फ चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका अगला यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए जो आपका जिले का हो उस हिसाब से कर लेना। छठा प्रश्न करा कि निम्नलिखित में लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 प्रश्न तो 5 नंबर मिलेगा। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत सरल उपाध्याय। तो एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना आपको है, तो आपको जो उसमें सरल लगे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, तो इनके बारे में अच्छे से लिखना है, एक्सप्लेन करना है, उनकी रचना लिखना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अच्छे से 3 शुरू के तैयार कर लीजिए, क्योंकि समय कम है आपका, 3 तैयार कर, 3 में से आपका बोर्ड में 2 तो आ ही जाएगा। अब इसी पर से पद्यांश से निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3, 2, 5 नंबर आपको इसमें मिलेगा। सुभद्रा कुमार चौहान, मैथिलीशरण गुप्त, बिहारीलाल और केदारनाथ सिंह। तो इनमें से जो आपको सरल लगे वो आपको उनका जीवन परिचय अच्छे से करना, जिसके बारे में अच्छे से पता हो और आप कर सको। तो अब अगला बढ़ता प्रश्न क्या आपका 7वां करा कि अपनी पठित खंड पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र ना आया हो। अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नलियों की उचित सफाई के लिए नगर जनपद को स्वस्थ अधिकारी पत्र लिखना आपको है, 4 नंबर मिलेगा। अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो जो आपको इसमें कर पाओ वो आपको इसमें से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर तैयार करके जाना है। अब यहाँ से अगला कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। अब चंद्रशेखर काशित वाराणसी नगरे कब विश्वविद्यालय अंसंति विद्या केन वर्धते भूमि गुरुत्तम किम अस्ति। तो इसमें जो सरल लगे उसमें से आपको कर देना है। अगला बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न आपका 10वां करा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान, इंटरनेट छात्र अनुशासन, किसी एक का त्यौहार, वर्ण, नई शिक्षा नीति।
अब इनमें से जो आपको सरल लगे उस पर आपको तैयार करना सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। अब इस प्रकार से अगर आपको अंत तक वीडियो दिखा तो 70 नंबर कवर हो जाएगा अगर ये अच्छे से तैयार कर लेते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।